सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक नंबर 9 जिसका पहला पार्ट है ये। तो यहाँ पर हम सबक को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अपना तारीख़, जोग्राफिया और सोशियोलॉजी का और ये उर्दू का मेरे वीडियो अपलोड हैं यूट्यूब पे, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, इस सबक को पढ़ के देखते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम यहाँ पर उर्दू का सबक नंबर 9 दस्तरखान की बुलंदख्वानी करेंगे। तो पहली बात, दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का तरीका बहुत कदीम है और हमारी तहजीब का हिस्सा भी है। ये एक समाजी अमल है। इस अमल का वक्त इंसान के लिए अहम होता है। इस तरह खाना खाने में आपस में खुलूस, उनसियत और कुर्बत पैदा होती है। हम एक दूसरे की बातें ज़्यादा तवज्जो से सुन सकते हैं। दस्तरखान बिछाकर खाने में एक फ़ायदा ये है कि अगर एक दो अफराद का इजाफा भी हो जाए तो दस्तरखान पर जगह निकल आती है। झेल की इंशाई में वज़ीर आगर ने खाना खाने के अमल और दस्तरखान की तहजीबी पस मंज़र में रख कर अपने मुनफरिद ख्यालात को पेश किए हैं। जान पहचान में देखते हैं। वज़ीर आगा 8 मई 1922 को ज़ेर वज़ीर कोट में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में तंज़ व मज़ा निगारी के मौजू पर मुकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। माहनामा अदबी दुनिया में मावन मुदीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद उन्होंने अपना अदबी रिसाला माहनामा औराक जारी किया। वज़ीर आगा का शुमार सफ़े अव्वल के नाक़दीन में होता है। उन्होंने इंशाइया और मज़ामीन लिखे और शायरी भी की। उर्दू में इंशाइये की एक सिंफ के तौर पर कायम करने वालों में उनका नाम सर फहरिस्त है। ख्याल पारे, 12वां खिलाड़ी और चोरी से यारी तक इनके इंशाइयों के मजमूए हैं। ख्याल पारे और 12वां खिलाड़ी, इनकी इंशाइयों की कलियात पगडंडी के नाम से शाये हो चुका है। अदब में तंज़ व मज़ा, नज़म जदीद की करवटें, आधी सदी के बाद शाम की मुंडेर और इंशाइया की कदोखल उनकी तसानीफ हैं। तो चलिए सबक ख्वानी कर लेते हैं। एक ज़माना था कि लोग फर्श पर दस्तरखान बिछाते, यानी ज़मीन पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मारकर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर वो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियां और सामने मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़कर खाते थे और अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और रूबरू बैठा हुआ शख्स मद मुकाबिल नजर आने लगा। सर जोड़कर खाना यानी इकट्ठा बैठकर खाना, और मद मुकाबिल यानी एकदम उसके खिलाफ। मगर जमाना कभी हालत में कयाम नहीं करता। तो यहाँ पर है कि नीचे कुर्सियां और सामने मेज बिछाकर जिस पर खाना चुन दिया जाता। पहले वो सर जोड़कर खाते थे यानी एक मिलजुल कर, और अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ यानी दूरियां हो गई। और रूबरू बैठा हुआ शख्स जो सामने सामने एक दूसरे के बैठते थे वो अब क्या हो गए, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनांचा अब की बार जो उसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट की हथेली पर सजाकर और सर्वकत खड़े होकर ताम से हम कलाम होने के रिवायत कायम हुई। फिर टहल टहल कर इस पर तबाह आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगा था, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती थी और परिंदे दाने दुन के तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क यानी किसी मकसद के लिए किसी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना और बनाते थे। अब बाकी ना रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीना चाके चमन यानी आशिक
ایک بار پھر اپنے عزیزوں سے آ ملے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے، تو میں کہوں گا بے شک ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے فرش جو چوکڑی مار کر بیٹھ کے کھانے کی روایت ترک کر کے کھڑے ہو کر اور پھر چل کر کھانے کو و تیرے کو اپنے لیا ہے، وہ چرنے اور دانہ دن کے چگنے ہی کا ایک جدید روپ ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا مقصود ہو تو یہ نہ دیکھیے کہ اس کے قبضے قدرت میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، فقط یہ دیکھیے کہ اس نے تام یعنی کھانے اور شرکائے تام یعنی ایک ساتھ جو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ساتھ کا کیا سلوک کیا۔ تو بچپن کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر سال کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹولی وارد ہوتی تھی یعنی آتی تھی۔ یہ لوگ سارا دن گاؤں گاؤں پھر کر کپڑا بیچنے کے بعد شام کو مسجد کے حجرے میں جمع ہوتے اور پھر وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے انداز میں بیٹھ جاتے۔ درمیان میں شوربے سے بھری ہوئی پرات بحر الکاہل کا منظر دکھاتی، جس میں گوشت کی بوٹیاں ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ ان بوٹیوں کی احتیاط سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے اور شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا ملیدہ سا بنا لیتے۔ جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے تام یعنی جو ایک ساتھ کھانے والے لوگ پوری دیانت داری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ پاک کے نام لے کر کھانے کا آغاز کر دیتے۔ وہ کھانا رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کھاتے مگر بغیر رکے بے تکان بولتے۔ مجھے ان کے کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، میں انہیں دیکھتا اور خوش ہوتا، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور برادرانہ محبت میں یعنی بھائی جیسی محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھ لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا۔ محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت زدہ ہو کر انہیں بس دیکھتا ہی چلا جاتا، اور تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گرد بچوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا، ان کے آس پاس یعنی بچوں کا ہجوم جمع ہوتا۔ مجھے یاد ہے جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری ہرس یعنی ہرس والی جو نظر ہوتی ہے، آنکھیں ہانڈی میں ڈوئی کے گوتے لگانے اور پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہماری کسی سنگی ساتھی کی رکابی میں اترنے کے عمل کو ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھتی۔ اگر کسی رکابی میں نسبتاً بڑی بوٹی چلی جاتی تو بس قیامت ہی آ جاتی۔ ایسی صورت حال میں خالہ کی گرجدار آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم بڑی بوٹی والی کی تکہ بوٹی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ تکہ بوٹی کرنا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو تیار ہو جاتے اور چھینا جھپٹی کی اس روایت کا ایک ننھا سا منظر دکھاتے جو نئے زمانے کے تحت اب عام ہونے لگے ہیں۔ اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا۔ والد صاحب ان کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہے ہیں یا آپریشن کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھری اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا۔ پرخچے اڑانے یعنی پرزا پرزا اس کو کرنا، یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اصلاح سے یعنی اپنے اوزاروں سے مدد سے زیر کرنے میں مصروف ہے۔ زیر کرنا یعنی ہرانے کے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانا کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا۔ اب یہ روایت اول تو کہیں نظر نہیں آتی اور کہیں نظر آ جائے تو ہمارے شرمندگی کے فی الفور خود میں سمٹ جاتی ہے۔
यानी फौरन ही वो खत्म हो जाती है। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने की कतई कोई बात नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि दस्तरख्वान पर बैठना एक तहजीबी इकदाम है, जबकि खड़े होकर खाना एक नीम वहशी अमल है, यानी जानवरों जैसा। मसलन यही देखिए कि जब आप दस्तरख्वान पर बैठते हैं तो दाएं बाएं या सामने बैठे हुए शख्स से आपके बिरदाराना यानी भाई जैसे मरासम फिलफुर इस्तवार हो जाते हैं। फिलफुर यानी फौरन अस्तवार हो जाते हैं। अस्तवार होना यानी कायम हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं जैसे चंद सातों के लिए आप दोनों एक दूसरे की खुशियों, गमों और बोटियों में शरीक हो गए हैं। चुनांचा जब आपके सामने बैठा हुआ आपका करम फरमा दरिया दिली और मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए अपनी प्लेट का शामी कबाब आपकी रकाबी में रख देता है, तो जवाब आ गज़ल यानी जवाब आ गज़ल क्या है? एक बात के जवाब में दूसरी बात का कहना के तौर पर आप भी अपनी प्लेट से मुर्ग की टांग निकालकर उसे पेश कर देते हैं। इसके बाद आप खाना खाने के दौरान लेन देन की वो खुशगवार फिजा अज खुद कायम हो जाती है। अज खुद कायम होना यानी खुद ब खुद हो जाती है, जो हमारी हजारों बरस की तहजीब के मजहर में एक लहजा के लिए भी ये खतरा महसूस नहीं होता कि सामने बैठा हुआ शख्स आपका मदे मुकाबिल यानी मुखालिफ, और अगर आपकी जरा भी आंख झपकी तो वो आपकी प्लेट पर हाथ साफ कर जाएगा। दस्तरखान की ये खूबी है कि इस पर बैठते ही एतमाद की फिजा बेहाल हो जाती है और आपको अपना शरीक ताम हद दर्जे शरीफ दिखाई देता है, यानी जो आपके साथ खाना खा रहा है वो शरीक ताम वो शरीफ दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ किसी भी बुफे यानी वो जो आजकल बुफे सिस्टम होता है ना खाना खाने का, जो अपने आप से खाना निकालना होता है और खड़े खड़े ही खा सकते हैं या कभी कभार बैठने को भी मिल जाता है, तो उसको बुफे सिस्टम कहते हैं। उसमें जियाफत का तस्वुर कीजिए तो आपको नफसा नफसी और छीना झपटी की फिजा का एहसास होगा, और डारून का जहद लिपकाल का नजरिया बिल्कुल सच्चा और बरहक नजर आएगा, यानी जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करना। दस्तरखान की एक और खूबी उसकी खुद किफालत है, जो आपको दस्तरखान पर बैठते ही तो इस यकीन के साथ कि आपकी जुमला ज़रूरियात को बेतलब पूरा कर दिया गया है। चुनांचा आप देखते हैं कि सामने दस्तरखान पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, हत्ता कि अचार, चटनी और पानी के अलावा खलाल तक, यानी जो जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद होती है वो खिलाल तक मुहैया कर दिए गए हैं। दस्तरखान पर बैठने के बाद अगर आप किसी को मदद के लिए बुलाने पर मजबूर हों तो इसके मतलब ये है कि या तो मेज़बान ने हक के मेज़बानी अदा नहीं किया या मेहमान ने अपने मनसब को नहीं पहचाना। दस्तरखान की खूबी यह है कि वो ज़मीन के सीने से चिमटा रहता है ताकि वो बराह रास्त ज़मीन से उसके पुरस्रार कुव्वत कशीद कर सके। जब आप दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं तो इसकी ग़िज़ाइयत हज़ार गुना बढ़ जाती है, जबकि मेज़ कुर्सी पर या चल फिर कर खाना खाएं तो साफ महसूस होता है कि इस खाने में वो बरकी रो मौजूद नहीं जो ज़मीन की शरियानों से दस्तरखान की कोसों और फिर वहाँ से इंसान की रगों में बगैर किसी रुकावट के पहुँचती है। दस्तरखान आपको ज़मीन के लम्स से ही आशना नहीं करता, बल्कि उंगलियों के लम्स से भी मुतारिफ करवाता है। छुरी कांटे या चमचे से खाना खाने में वो लुत्फ कहाँ जो हाथ से खाना खाने में है। इसमें दोहरा लुत्फ है, यानी दो डबल इसमें फ़ायदा है, मज़ा है। एक तो इस चीज़ का लुत्फ जो खाई जा रही है, दूसरा उंगलियों का लम्स। दस्तरखान ही पर आपको पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हर खाने वाले की ज़ुबान, तालू, दांत और होठ खाने के दौरान मिलजुल कर एक ऐसी मखसूस आवाज़ निकालते हैं जो न सिर्फ दूसरी आवाज़ों से मुख्तलिफ होती है बल्कि जिसमें खाने वाले की सारी शख्सियत समाई होती है। किसी शख्स के असल किरदार से आशना होना हो तो खाने के दौरान उसके मुंह से बरामद होने वाली आवाज़ों पर कान धरें, क्योंकि हर शख्स के अंदर की सारी शराफत या खबासत उसकी यानी शराफत और खबासत यानी उसकी बुराई उसके खाने की आवाज़ ही में मुजम्मर होती है। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरखान पर पूरी दिलजमी से बैठकर खाना खाने और बुफे ज़ियाफ़त में इंतहाई सरासिमगी के आलम में यानी घबराहट के सरासिमगी यानी घबराहट के
عالم میں کھانا زہر مار کھانے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پڑے، ایسے اس کو کہتے ہیں زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے جو محبت اور اس میں ہے، خوشبو اور بدبو میں ہے، صبح کی چہل قدمی اور 100 گز کی دوڑ میں ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہماری سبق خوانی پوری ہوئی۔ تو یہ ہمارا پارٹ 1 تھا سبق نمبر 9 کا۔ تو اگلی پارٹ میں ہم ملیں گے پارٹ 2 میں، جس میں ہم اس سبق کے سبھی سوال جواب کو مکمل کریں گے۔ لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی نہ ہی درسی کتاب خریدنا پڑے نہ ہی ڈائجسٹ، اور میرے بتائے ہوئے سوال جوابوں سے ان کا آن لائن کام پورا ہو سکتا ہے۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی سبق کے سوال جواب کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔